नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। पहले अपने तमाम दर्शकों का बहुत धन्यवाद। आपका जो प्यार हमें मिल रहा है उसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि ऐसी खबरें ढूंढकर आपके लिए लाएं जो शायद खबरिया एजेंडे के बीच दब जाती हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा वक्त आपका जाया न करते हुए आज जिस मुद्दे को लेकर आपके बीच मुखातिब हूं उसके बारे में आपको बता देती हूं। आज हम बात कर रहे हैं देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली की। जी हां, यूं तो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को छोड़ने और आतिशी मार्लेना की कुर्सी पर काबिज होने के बाद से ही दिल्ली की सियासत में बहुत कुछ चर्चा करने को लेकर है। लेकिन आज जिस विषय को लेकर आपके समक्ष आई हूं उसकी सुगबुगाहट तो हो रही है, लेकिन खुलकर कोई कुछ बता नहीं रहा है। तब ये सुगबुगाहट किसके बारे में है ये आपको बता देती हूं। दरअसल बात 26 साल से दिल्ली की सत्ता से वनवास काट रही भाजपा की करने जा रही हूं। वही भाजपा जो काफी समय से कोशिश कर रही है कि दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर काबिज हो, लेकिन क्या करें, प्याज ने दिल्ली में भाजपा के ऐसे आंसू बहाए कि वापसी हो नहीं पाई। चलिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं आपका बर्बाद करते हैं। दरअसल बीजेपी की इस बार कोशिश है कि जो वनवास राजधानी दिल्ली में उसका लगभग 26 सालों से जारी है उसे इस बार खत्म किया जाए, उस पर विराम लगाया जाए। और इसी के लिए बीजेपी ने इस बार एक नई स्ट्रैटेजी को अख्तियार करते हुए एक ऐसे चेहरे को दिल्ली में सीएम के फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने का मन बना लिया है जो वाकई सबको चौंका भी सकता है और अपने दम पर पूरा का पूरा खेल बदलने का मादा भी रखता है। लेकिन वो कोई एक चेहरा नहीं है जिसके नाम को लेकर की चर्चा जोरों से हो रही है। ऐसे बहुत से नाम हैं, लेकिन उनमें 4 महत्वपूर्ण नाम जिस पर मैं आज विस्तार से आपके समक्ष तमाम बातें रखूंगी और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो कौन ज्यादा वजनदार कैंडिडेट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन आपको बताने जा रही हूं वो ये कि बीजेपी वापसी के लिए इस बार किसी महिला चेहरे पर दांव खेल सकती है। जी हां, दिल्ली में बीजेपी की पुरजोर कोशिश होगी क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, तो महिला बनाम महिला ही मुकाबला रहे तो पलड़ा बैलेंस भी हो पाता और कई बार बीजेपी वो पलड़ा अपने हिसाब से वजनदार करके सामने वाले को हल्का भी कर सकती है। तो क्योंकि लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर एक बार फिर बीजेपी काबिज हुई, हौसले बुलंद हैं और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस वक्त तिनके की तरह बिखरती जा रही है या मैं ये कहूं कि कमजोर पड़ती जा रही है, उसकी नाव कुछ डगमगाई सी हुई है। अब भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोपों के बीच क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी की वापसी कराएगी या नहीं कराएगी, इस पर चर्चा किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन बीजेपी क्या सोच करके महिला कैंडिडेट को लेकर के इस बार दांव खेलने की तैयारी कर रही है, उसकी एक वजह आतिशी मार्लेना है। वजह ये कि क्योंकि महिला आतिशी भी है और अगर बीजेपी की खेमे से भी कोई महिला चेहरा ही मुकाबले में सामने रहता है तो मुश्किल नहीं होगा दांव खेलना। चलिए, अब अगर महिला नेताओं की बात हो रही है तो सवाल ये कि अगर महिला नेता पर बीजेपी दांव खेलने जा रही है तो वो महिला होगी कौन। तो बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं जाया करते हैं। 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसको लेकर के चर्चा अचानक से जोर पकड़ती जा रही है। एक एक करके उन तमाम प्रोबेबिलिटीज पर हम चर्चा करेंगे और उनके पॉइंट्स आपको बता देते हैं। तो जो पहला नाम चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है वो नाम है मीनाक्षी लेखी का। जी हां, वही मीनाक्षी लेखी जो पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं और महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुकी हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। लॉ बैकग्राउंड से आती हैं, डीयू से लॉ उन्होंने पढ़ाई की और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती रही हैं। पढ़ा लिखा बैकग्राउंड है और भाजपा के लिहाज से एक मुखर चेहरा जो दिल्ली से ही आती हैं। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 बार सांसद भी चुनी गई। तो एक ये चेहरा, क्योंकि इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया था सांसदी का, उनके बनस्पत बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा गया था, लिहाजा अगर हम मीनाक्षी लेखी के लिहाज से देखें तो उनका प्रोफाइल इस वक्त खाली है। तो हो सकता है एक चेहरा अगर महिला नेता के रूप में बीजेपी आगे बढ़े तो उन तमाम प्रोबेबिलिटीज में से एक नाम मीनाक्षी लेखी का हो सकता है।
चलिए अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज को मैदान में बीजेपी ने उतार दिया। बांसुरी स्वराज, इनके पृष्ठभूमि को भी हमें देखना होगा और इस वक्त इनकी जिस तरह की छवि देखने को मिल रही है, दिल्ली के मुद्दों में खासी सक्रिय रहती हैं, मुखर होकर बोलती हैं और बिल्कुल जब वो बोलती हैं तो दिवंगत सुषमा स्वराज की झलक साफ देखने को मिलती है। और ऐसा लग रहा है कि आजकल बांसुरी स्वराज की मेंटरिंग का काम बिल्कुल उनकी दिवंगत माता जी की छवि को देख करके किया जा रहा है, क्योंकि जब वो सदन में बोलती हैं तो भी ऐसा लगता है कि दिवंगत सुषमा स्वराज जी ही उनकी जगह वहां मौजूद हैं और तमाम बातें रख रही हैं। लॉ बैकग्राउंड से आती हैं, विदेश से भी पढ़ाई कर चुकी हैं और देखिए उनके पिता मिजोरम के राज्यपाल हैं, तो एक ऐसी पृष्ठभूमि से आती हैं जिसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा। और अगर दिवंगत सुषमा स्वराज की बात करें तो क्योंकि वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो ऐसे में दिल्ली की जनता सहर्ष बांसुरी स्वराज को स्वीकार भी करेगी। इस बार जिस तरीके से उन्होंने चुनाव भी जीता, दिल्ली की जनता ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और जिस तरीके से उन्हें मैदान में उतारा गया था, फिर भी ऐसा लगा नहीं कि राजनीति का कोई पिछला बैकग्राउंड रहा नहीं है, बावजूद इसके, क्योंकि उनकी इससे पहले कोई कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट लेवल पर, उनके व्यक्तिगत लेवल पर नहीं था, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को अगर हम साइड रखते हैं तो बावजूद इसके वो चुनाव जीती भी और मुखर होकर जिस तरीके से दिल्ली के मुद्दे पर लगातार बोल रही हैं, युवा चेहरा भी हैं। हो सकता है बीजेपी बांसुरी स्वराज पर दांव खेल जाए। चलिए, बांसुरी स्वराज का हमने जिक्र किया, तो एक और फायर ब्रांड चेहरा जो बीते काफी समय से पूरे के पूरे पिक्चर से गायब है, वो चेहरा कौन सा है ये आपको बता देते हैं। अचानक सोशल मीडिया पर इन दिनों नुपुर शर्मा फिर चर्चाओं के केंद्र में आ गई हैं। वही नुपुर शर्मा जो पैगंबर साहब को लेकर के दिए गए एक विवादित बयान के बाद पार्टी से सस्पेंड की गई, 6 साल के लिए उनके ऊपर जो एक्शन लिया गया, प्रारंभिक सदस्यता से उन्हें अलग कर दिया गया, वही नुपुर शर्मा अचानक चर्चाओं के केंद्र में आ गई हैं। देखिए, लॉ बैकग्राउंड से वो भी आती हैं, पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी हैं, बहुत मुखर होकर हिंदू मुद्दों पर वो बोलती हैं और जब बोलती हैं तो सामने वाले की हालत पतली हो जाती है, ये तो आप और हम जानते हैं। लेकिन फिर उसी मुखरता में उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया था जो उनके लिए सेल्फ गोल साबित हुआ और पार्टी को भी अपनी किरकिरी ना करानी हो, लिहाजा एक सख्त कदम उनके विरुद्ध लेना पड़ा था। लेकिन लोकसभा चुनाव के दरमियान भी एक चर्चा, एक सुगबुगाहट सुनने को मिली थी कि हो सकता है रायबरेली से नुपुर शर्मा को मैदान में बीजेपी उतारे। खैर, वो तो नहीं हुआ, लेकिन क्या अब नुपुर शर्मा को दिल्ली में सीएम फेस के रूप में पार्टी प्रोजेक्ट करेगी? क्या पार्टी को इसका डैमेज नहीं होगा? मुझे थोड़ा बीजेपी के विरुद्ध ये फैसला जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 6 साल का वैसे ही उनके ऊपर सैंक्शन लगाया गया था और अगर उसे कट शॉर्ट करते हुए नुपुर शर्मा की वापसी की जाती है तो एक समुदाय विशेष नाराज होगा और बीजेपी दिल्ली में उनकी नाराजगी नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि वैसे ही बीजेपी दिल्ली में 26 साल से वनवास ले रही है और दिल्ली में अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय से भी आती है। अब नुपुर शर्मा की वापसी के साथ जाहिर है मुस्लिम समुदाय नाराज होगा, तो क्या मुस्लिम समुदाय को नाराज करते हुए हिंदू समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप नुपुर शर्मा को उतार सकती है बीजेपी? ये प्रश्न जो है ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि बीजेपी को अगर ऐसा वो सोच रही है तो करना क्या चाहिए। चलिए, तो अब चौथे नाम का भी जिक्र कर लेते हैं। चौथा नाम सरप्राइजिंग भी हो सकता है और मैं तो कहूंगी सरप्राइज क्यों, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि तो दिल्ली से ही जुड़ी हुई रही है। मैं बात कर रही हूं पूर्व कपड़ा मंत्री, पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की। जी हाँ, सांसदी तो अब बची नहीं, अमेठी से इस बार केएल शर्मा के हाथों हार गईं, लेकिन वही स्मृति ईरानी जो मुखर होकर के बोलती हैं, काफी अटैकिंग है, फायर ब्रांड लीडर है बीजेपी की। इस बार हालांकि चुनाव नतीजे उनके मुफीद साबित नहीं हुए, लेकिन क्योंकि उनका प्रोफाइल काफी बड़ा है पार्टी में, उनके लिए क्या रोल पार्टी तलाशे, बड़ा प्रश्न ये भी है। आरएसएस की करीबी हैं और ऐसे में आरएसएस की पहली पसंद भी अगर दिल्ली में बीजेपी किसी महिला को मैदान में उतारने की सोच रही है तो वो स्मृति ईरानी हो सकती हैं, क्योंकि वैसे भी अगर हम 2003 में वापस लौट जाएं तो 2003 में जब इन्होंने पार्टी की सदस्यता ली तो चांदनी चौक से चुनावी मैदान में बीजेपी ने इन्हें कपिल सिब्बल के विरुद्ध उतारा था। हालांकि वो चुनाव वो हार गई थी, बावजूद इसके स्मृति ईरानी को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें महाराष्ट्र के बीजेपी के यूथ विंग की उपाध्यक्ष रही। इसके बाद भी कई प्रोफाइल्स उनको दिए गए और उसके बाद गुजरात से राज्यसभा से सांसद बना करके भेज दी गई। हालांकि 2014 में वो चुनाव हार गई थी लोकसभा का, बावजूद इसके राज्यसभा की वो सांसद रही, तो उन्हें मंत्रालय मिला और फिर 2019 में राहुल गांधी को हरा करके स्मृति ईरानी का कद काफी बड़ा हो गया था। एक खबर यह भी है कि स्मृति ईरानी इन दिनों दिल्ली में भाजपा की जो सदस्यता अभियान है उसमें जिला स्तर के कार्यकर्ताओं तक से मिल रही हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि स्मृति की पॉलिशिंग और प्रोफाइलिंग अब दिल्ली के लिहाज से की जा रही है। हालांकि सांसद के बाद क्या वो विधायकी का चुनाव लड़ेंगी, कुछ लोग इसको लेकर के अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी की महिला सीएम के फेस के रूप में प्रोजेक्ट की जाती हैं तो फिर उनका कद कम नहीं होगा, उनका कद और बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये तो वो 4 महिला नेत्रियों के नाम हमने आपको बता दिए जिसको लेकर के सुगबुगाहट तेजी से है। अभी कुछ समय है चुनावों को लेकर के राजधानी दिल्ली में। अब उससे पहले इन चारों नामों में से कौन सा नाम अगर किसी महिला पर बीजेपी दाव लगाने जा रही है तो हो सकता है, इसके लिए आपकी चॉइस और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।